तो स्वागत है आपका सर्वेश्वर स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से लेकर के आए हैं विविध के, और उस विविध में हम लेकर के आए अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं संस्थाएं। इससे पहले दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, तथा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, किसी कारणवश, किसी समस्या के कारण मैंने इस सप्ताह भर में, इस पूरे सप्ते में एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर सका। अब आगे निरंतर वीडियोज अपलोड होती रहेंगी, और यदि कोई ऐसी फिर समस्या बन रही है तो 1 से 2-4 दिन के लिए फिर बंद हो सकती है, उसके बाद फिर मैं शुरू कर सकता हूं। इसके लिए दोस्तों प्लीज़ आपसे मैं ये बार बार कह रहा हूं, ये परीक्षाओं में पूछे जा चुके प्रश्न हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और ये अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं दी गई हैं और संगठन बताए जा रहे हैं, इनमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मैं उनको बराबर कराता जाऊंगा। और दोस्तों देखते हैं वो प्रश्न क्या है, और इस सर्वेश्वर स्टडी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। ये सर्वेश्वर स्टडी चैनल हर छात्र के भविष्य के साथ, उसके साथ जुड़ा हुआ है, और प्रत्येक छात्र इस सर्वेश्वर स्टडी चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी बखूबी कर सकता है। अब देखिए वो प्रश्न क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, देखिए दोस्तों, पहली बात तो राष्ट्रीय की बात होती है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय, और मैं यहाँ पे करा रहा हूँ पहले अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि जो राष्ट्र से परे हो, यानी कि विदेशों की बात हो और राष्ट्र की भी जिसमें बात मिल जाए, वो होता है अंतर्राष्ट्रीय। और संगठन, संगठन वो होता है जो एकत्रता, जहाँ पे बोलते हैं मित्रता, ये संगठन हो गया। एवं संस्थाएं, संस्थाएं इंस्टीट्यूट को कहते हैं। आप जैसे बहुत से लोग कह देते हैं कि इंस्टीट्यूट को एक कोचिंग सेंटर का नाम भी दे देते हैं कभी कभी, लेकिन ऐसा होता है वो भी एक पाठशालाएं हैं, और पाठशालाओं को संस्था का नाम दिया जाता है। अब देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी। कब हुई थी? 10 जनवरी 1920 को। और इसका उत्तराधिकारी कौन है, यानी कि लीग ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर उत्तराधिकारी के बारे में बात करता हूँ कि उत्तराधिकारी कौन होता है। पहले राजा हुआ करते थे, विदेशों में भी होते थे और देश में भी होते थे, और देश में तो 16 महाजनपदों की बात की गई थी बौद्ध धर्म के समय की। तो उनमें से मैं आपको एक बात बता दूं, जो राजा हुआ करते थे उनमें उत्तराधिकारी चुना जाता था। मान लो किसी राजा के 4 पुत्र होते थे, तो उनका बड़ा पुत्र उत्तराधिकारी बनाया जाता था। ये पहले प्रथा थी। फिर वैदिक काल में एक नई प्रथा आई कि 4 जैसे पुत्र हैं किसी के, उन 4 पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ पुत्र का चयन किया जाता था, उसे फिर राजा यानी उत्तराधिकारी घोषित किया जाता था, यानी युवराज घोषित किया जाता था। उसके बाद जब हमारे यहाँ मुस्लिम्स लोग आए, तब हमारे यहाँ पर मुस्लिम्स आए। इसके अलावा भी हमारे हिंदुओं में भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उत्तराधिकारी का चयन न कर पाने के कारण न कर पाए, और इससे पहले ही उन्होंने सोचा कि मैं किसी मतलब कोई एक समय ऐसा आने दो जब हम अपने बच्चों में उत्तराधिकारी का चयन करें। उससे पहले ही उनके एक एक्टिव पुत्र ने, चाहे कोई भी राजा, मैं अभी नाम लूंगा, उसके किसी ना किसी एक एक्टिव पुत्र ने, जो एक्टिव का मतलब है जो सक्रिय हो, जो ज्यादा एक्टिव रहता हो, ऐसे पुत्र ने अपने कई भाइयों की हत्या करने के बाद अपने आप को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और वहां का राजा बन गया। उत्तराधिकारी पहले बनता है, उसके बाद राजा के जाने के बाद, राजा की जब पदोच्युत हो जाता है, राजा जब अपनी गद्दी त्याग देता है, तो उसका पुत्र राजा बनता था। यही सब, जैसे कि अशोक ने अपने कई भाइयों को मार करके, अशोक महान जो बिंदुसार का पुत्र था, तो उस अशोक ने क्या किया था, उत्तराधिकारी बना कई भाइयों को मार करके। इसी तरह हमारे मुस्लिम्स में औरंगजेब ने अपने कई भाइयों से युद्ध किया और बाद में राजा बना, उत्तराधिकारी पहले बना था। और इसी तरह पितृहंता वंशों में भी यही होता चला आया है। पितृहंता वंश यानी कि हर्यक वंश में अक्सर ये होता देखा गया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो उत्तराधिकारी है, यानी कि राजा के बाद उसकी जगह, उस राजगद्दी की जगह कौन लेगा, उत्तराधिकारी। यही चीज मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि लीग ऑफ नेशंस जो
पार्टी यानी कि जो संस्था है यानी संगठन है, इसका उत्तराधिकारी कौन है, यानी कि इसकी जगह कौन लेगा, तो संयुक्त राष्ट्र संघ लेगा। कौन लेगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ। शायद यहां पे और आपको अगला प्रश्न में देखिएगा और भी कुछ दिया गया है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, देखिएगा प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस नाम दिया था, किसने दिया था, मतलब ये था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो नाम दिया गया था, जो यूनाइटेड नेशंस नाम दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र नाम दिया गया है, ये किसने दिया दोस्तों, ये अमेरिका के राष्ट्रपति हुए थे, बहुत ही महान थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया और ये उस समय के महान थे। उस समय का मतलब ये अपने उस समय में थे जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस समय की बात हो रही है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से कितने वर्षों तक चला ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आप प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या है दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, एक मिनट, हाँ प्रश्न नंबर 3 कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगले इसी में कई प्रश्न बनते हैं, जिन प्रश्नों के बारे में मैं बता दूं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, एक तो ये प्रश्न बन गया इसकी स्थापना कब होती है, तो मैंने बता दिया कि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो कहां पर है। तो दोस्तों अगले प्रश्न के अनुसार देखिएगा तो मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। देखिएगा एक ही प्रश्न से कितने प्रश्न बन रहे हैं। इसी के साथ ही साथ देखिएगा कि सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्था यानी कि विश्व की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्था कौन सी है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था जो है वो विश्व की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्था है। अब यहां पे देखिएगा एक प्रश्न और बनेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसके अंतर्गत कितने अंग आते हैं। इसके अंतर्गत 6 अंग आते हैं। इसके अंतर्गत 6 अंग आते हैं। कितने आते हैं दोस्तों, 6 अंग आते हैं। अब इनके बारे में मैं बताऊंगा, उससे पहले मैं इस वीडियो के अंत में आपको इसके बारे में बताऊंगा। आप अगले प्रश्नों पे देखते चलिएगा। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितनी भाषाओं को मान्यता दी है। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने एक लिखित रूप में या मतलब बोलचाल की भाषा में आपसी अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए अंतरराष्ट्रीय भाषा को चयन किया। वो अंतरराष्ट्रीय भाषाएं कितनी हैं, तो दोस्तों 6 भाषाएं हैं। कितनी है, 6। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दे रहा हूं, 6 भाषाएं हैं। इनमें सबसे पहले एक अंग्रेजी देख लीजिएगा, ये तो अपने भारत देश में भी बहुलता बढ़ती चली जा रही है। उसके बाद फ्रेंच देखिएगा और चाइनीज। विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा चाइना की भाषा यानी चाइनी भाषा, चीनी भाषा जिसे बोलते हैं। अब देखिएगा चौथा है अरबी भाषा, 5वीं है स्पेनिश भाषा और अंतिम है रूसी यानी कि रूस की भाषा। ये 6 भाषाएं संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने में यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में बैठे लोगों को मान्यता प्रदान की है कि इन 6 भाषाओं में बात कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, प्रश्न नंबर 5 पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान को क्या कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे चार्टर क्या कहते हैं दोस्तों, चार्टर। अब मैं यहाँ पे एक कहानी सी थोड़ी बता दे रहा हूं। भारत देश हमारा आजाद हुआ था कब, 1947 को, और हम बात कर रहे हैं चार्टर की। तो जब हमारे यहाँ पर भारत देश में कुछ चार्टर आए थे यानी कि भारत देश की स्वतंत्रता को करने के, भारत देश में जो लोग मतलब इस पर कंपनी का शासन था, हम लोग गुलाम थे। उस समय संयुक्त राष्ट्र का कोई नामो निशान नहीं था। उस समय संयुक्त राष्ट्र का कोई नामो निशान नहीं था। ये काम अमेरिका और ब्रिटेन किया करते थे। तब क्या होता था, अमेरिका और ब्रिटेन में चार्टर का नाम दिया गया था। अमेरिका और ब्रिटेन में चार्टर का नाम दिया गया था। उन्हीं के संविधान को चार्टर कहा जाता था पहले के समय। अब क्या कहते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। और ये चार्टर क्या था वो मैं बता रहा था
कि सबसे पहला जो चार्टर आया था वो मैं आपको बता दूं, रेगुलेटिंग एक्ट। एक्ट का मतलब होता है चार्टर या अधिनियम, चार्टर या अधिनियम। इसी तरह से कई प्रकार के चार्टर आते रहे हमारे देश में। हमारे देश में नए नए संविधान का, नए नए चरणों का और नए नए कर्तव्यों का मतलब विस्तार होता गया है बराबर से। और हमारा देश आज विश्व में सबसे बड़े संविधान का निर्माता बना, हमारा देश भारत। और हमारे संविधान का निर्माण करने वाले सबसे महान भीम आर्मी के सदस्य जिन्हें कहते हैं, और ये हमारे भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे दोस्तों? भीमराव अंबेडकर। ये इनकी कहानी बहुत अच्छी कहानी है, कभी किसी किताब में अगर मिल जाए तो बहुत पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, देखना कि इन्होंने कौन सी परेशानियां झेली हैं, उसके बाद अपने इस स्थिति पर पहुंचे हैं। आप देखिएगा दोस्तों, इन चार्टर एक्ट के बारे में बता रहा था, तो सबसे पहला चार्टर एक्ट आया था हमारे यहाँ पर 1777, यानी जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात करते थे। तो ये जो एक्ट था, यानी जो चार्टर था, अधिनियम था, 1773 में आया था। इससे पहले वहां पर चार्टर नाम दिया जाता था, तब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना नहीं हुई थी। इस संघ की स्थापना 1945 में हुई। आप देखिएगा दोस्तों, इस जो हमारे यहाँ पर एक प्रस्तावना की बात की जाती है हमारे संविधान में, भारत देश में प्रस्तावना में कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिया गया था जो जे.एल. नेहरू ने बताया था। किसने बताया था? जे.एल. नेहरू ने कहा था कि इससे बढ़कर हमारे देश में कुछ नहीं है, यानी कि हम भारत के लोग। ये शब्द जो था प्रस्तावना में, ये सबसे अच्छा शब्द था। और उन्हें इसी शब्द के कारण लोग उन्हें सम्मान से बात करते थे, यानी कि आम जनता उनसे सम्मान से बात करती है। सम्मान से तो मान लो एक वो प्राइम मिनिस्टर भी थे, इसलिए भी सम्मान दिया जाता था, परंतु इस शब्द के लिए जनता ने उनका सहयोग दिया था। और इसी तरह जो हमारे यहाँ प्रस्तावना बनी थी, उनमें कुछ अंश जो है, शुरुआत का जो अंश है वो किसका है? वो जे.एल. नेहरू का है। इसी तरह प्रस्तावना लिखने का कर्तव्य तो हमारे भीमराव जी का था, परंतु जो आगे के शब्द जो जोड़े गए हैं वो हमारे जे.एल. नेहरू ने दिए थे। इसी तरह जो संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान में का निर्माण हुआ था, जिसे हम चार्टर कहते हैं, उसकी जो प्रस्तावना दी गई थी, उस प्रस्तावना को लिखने वाला कौन था? फील्ड मार्शल स्मर्ट्स ने। यानी कि उसे किसने लिखा था? तो फील्ड मार्शल स्मर्ट्स थे, उन्होंने इसे लिखा था। अब इसमें देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर कितने देशों के हस्ताक्षर हैं, यानी कि देखिएगा जो हस्ताक्षर हैं वो 51 देशों के। कितने देशों के हैं? 51 देशों के। अब देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय किस द्वीप पर बनाया गया है? देखिएगा बहुत अच्छी बात, मैंने अभी पूछा था संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो आपने बता दिया न्यूयॉर्क में। लेकिन अब पूछा जा रहा है किस द्वीप पर है, तो देखिएगा दोस्तों, मैनहट्टन द्वीप। कौन सा है दोस्तों? मैनहट्टन द्वीप है, ये न्यूयॉर्क। मैनहट्टन द्वीप पर एक न्यूयॉर्क शहर है, जहां पर क्या है? हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। आप देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न नंबर 7 पे आ जाइए। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका क्या है? यानी कि बात समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। इसमें बात यह कही गई है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो कार्यपालिका होती है उसका नाम क्या है। आप देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी बता दूं, उसका नाम तो है सुरक्षा परिषद। उसका नाम है सुरक्षा परिषद। अब देखिएगा, सदस्य सुरक्षा परिषद में जो सदस्य हैं वो कितने हैं? 15 हैं। कितने हैं दोस्तों? 15 सदस्य हैं। और स्थायी सदस्य कितने हैं? 5 सदस्य हैं। अब देखिए, इसी संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका में भारत देश की होड़ लगी है कि इसी सुरक्षा परिषद में अपना नाम दर्ज कराएं और इस 15 सदस्यों में अपना नाम आ जाए। यानी कि स्थायी सदस्य तो 5 हैं ही। कौन कौन से हैं वो देखिएगा। सबसे पहले अमेरिका, नंबर 2 पर चीन, नंबर 3 रूस, नंबर 4 ब्रिटेन और नंबर 5 है फ्रांस। ये 5 देश स्थायी सदस्य हैं। बचे 10 सदस्य, उन 10 सदस्यों को मिलाकर वो अस्थायी सदस्य हैं। वो 10 सदस्य अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य और स्थायी सदस्य को मिलाकर कुल संख्या होती है 15। उन्हीं में मैं आपको बता दूं, जो 10 अस्थायी सदस्य उनमें ही भारत की होड़ लगी है, जहां पर चीन देश एक ऐसा देश है जो भारत देश को उस जगह पर जाने से अपना मतलब
क्या कहेंगे उसे, अपने आप की असहमति जता देता है कि भारत देश इसके काबिल नहीं है। अब देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता रहा था संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्यपालिका है उसका नाम तो सुरक्षा परिषद की बात कर दी गई। कार्यपालिका का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। कार्यपालिका, कार्यपालिका जो कार्य करने वाली हो, जैसे एक होती है कार्यपालिका, एक होती है न्यायपालिका। हम अपने भारत देश से रिलेट करके मैं बता रहा हूं, या फिर अपने घर में आ जाओ। भारत देश तो बहुत बड़ी चीज है। घर में देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, तुम्हारे पिता या माता ये आपके कौन है? दो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो एक कार्यपालिका है और एक हमारा न्यायपालिका है। कभी भी देख रहा, किसी के घर में मां कार्यपालिका का रूप करती है तो पिता न्यायालय बनते हैं, न्यायपालिका का काम करते हैं। कभी मां न्यायपालिका का काम करती है और पिता कार्यपालिका का। मैंने आज तक तो जो देखा है वो पिता कार्यपालिका का काम करते हैं और माता न्यायपालिका का। अब इसमें देखिएगा कैसे। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में मैं आपको बता दूं। मान लो जिसके पिता न्यायपालिका हैं, मां कार्यपालिका है, तो मां ने एक काम किया, मां ने एक काम किया और ये बताया, एक संविधान का रूप दिया घर में, और ये कहा कि 6 बजे उठ करके सुबह सभी लोग 6 बजे उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे और ईश्वर आरती करेंगे, ईश्वर पूजा करेंगे। और या मुस्लिम भाई हैं तो वो लोग कहेंगे अल्लाह का नाम जप करेंगे। ईसाई लोग हैं तो वो अपने क्रिश्चियंस के रूप में ईसा मसीह का नाम लेंगे। यानी कि XYZ जो सिख लोग हैं वो अपने गुरु ग्रंथ साहिब के नतमस्तक होंगे। यानी कि जो धर्म है वो, मान लो अपने आप में एक बात कह रहा हूं कि उसके माँ यदि कार्यपालिका है और पिता न्यायपालिका है, तो कार्यपालिका माँ कहती है कि सुबह 6 बजे उठो, नहाओ धो, अपने सेवानिवृत्त से कर्तव्य होने के बाद नहाओ धो, ईश्वर आराधना करो। उसके बाद काम करना है कि पिता के लिए मैंने कहा कि पिता को बाहर जाकर के, ऑफिस जाकर के कुछ कर्तव्य करो, वहां से पैसे लाओ। छोटे, मान लो 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों में स्थायी सदन के बारे में बात करता हूं, अस्थायी सदन के बारे में करता हूं, जिसे राज्यसभा और लोकसभा के बारे में बात करता हूं। यही 2 पुत्र होते हैं। इनमें भी मैं आपको एक बात बता दूं, 2 पुत्र एक ऐसे पुत्र हैं जो किसी ना किसी, जिसे हम संसद का रूप दे देते हैं दोनों पुत्रों के कंबाइंड को। और यहाँ पे क्या होता है, ये जो निर्माण करते हैं उनमें सहमति होनी चाहिए माता की और पिता की। यही होती है कार्यपालिका और न्यायपालिका। और कार्यपालिका का कर्तव्य मैं आपको बता रहा हूं कि जो संसद काम करवाती है, जो संसद ने एक संविधान का निर्माण किया, यानी कि संविधान में जो संसद ने एक कर्तव्य का निर्माण किया, उस कर्तव्य को कार्यपालिका का रूप देने का अधिकार कार्यपालिका को, यानी कार्य का रूप देने का अधिकार कार्यपालिका यानी कि मां को है। और उस पर यदि कोई गड़बड़ी हो रही है, जैसे मान लो राज्य, यानी कि छोटा पुत्र किसी गड़बड़ी कर रहा है, यानी वो उस बने कार्य को बनाए हुए एक संविधान का मतलब एक बनाए हुए नियम को तोड़ रहा है, तो न्यायपालिका यानी कि पिता तुरंत डांटते हैं और कहते हैं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, ये काम सभी के लिए एक जैसा है। कहने का समझ गए होंगे। जो कार्यपालिका है वो क्या करती है, उस कर्तव्य को करने का अधिकार देती है और करती है। और न्यायपालिका जिसे सरकार का रूप दे देते हैं वो होती है हमारी कार्यपालिका। न्यायपालिका क्या होती है? न्यायपालिका वो होती है जिससे न्याय का रूप दे देते हैं, वो हमारी होती है न्यायालय जिसे कहते हैं, वो हमारी होती है न्यायपालिका। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व का पुलिसमैन किसे कहा जाता है। अब देखिएगा, विश्व का पुलिसमैन की बात की गई तो सुरक्षा परिषद ही विश्व का पुलिसमैन है। इसमें कितने सदस्य हैं? तो 15 सदस्य हैं, यानी कि 15 सदस्य देश हैं। कितने हैं दोस्तों? 15 सदस्य देश हैं। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं। तो विश्व की जो लघु संसद है उसे हम कहते हैं महासभा। क्या कहते हैं दोस्तों? महासभा कहते हैं। आप देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। इसी में देखिएगा एक नया प्रश्न भी बन रहा है कि विश्व की लघु संसद के बारे में तो बता दिया मैंने, महासभा है, लेकिन प्रत्येक वर्ष इस महासभा का एक अधिवेशन होता है। वो कब होता है? तो सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको याद कर लेना। आप देखिएगा प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है
भारत ने 1 माह के लिए सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कब की थी? अब देखिएगा, सदस्य तो नहीं था भारत देश, सदस्य तो नहीं था भारत देश हमारा उस संयुक्त राष्ट्र संघ में, परंतु उसकी अध्यक्षता कर दी थी हमारे भारत देश ने। कब की थी? 1 अक्टूबर 1991 में। कब की थी दोस्तों? 1 अक्टूबर 1991 में। दोस्तों मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कमेंट बॉक्स में 191 यानी सॉरी 1991 की बात मैं बता रहा हूं कि कमेंट बॉक्स में बताना उस समय हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे 1991 में। आप देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 क्या है? यूरोप की आर्थिक समिति, जो यूरोप की आर्थिक समिति या ईसीई का मुख्यालय कहां है? तो दोस्तों जेनेवा में है। कहां है? जेनेवा, यानी कि ये जेनेवा कहां है? स्विट्जरलैंड में। आप देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 13 पे देखिएगा। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है एशियाई आर्थिक तथा सामाजिक समिति, जिसे ESCAP कहते हैं, का मुख्यालय कहां है? तो ये दोस्तों बैंकॉक है। बैंकॉक कहां स्थित है? तो थाईलैंड में स्थित है। कहां है दोस्तों? थाईलैंड में। प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या है? प्रश्न नंबर 14 कह रहा है पश्चिम एशियाई आर्थिक समिति, समझिएगा दोस्तों, पश्चिम एशियाई आर्थिक समिति जिसे ECWA का मुख्यालय कहां है? बगदाद, यानी कि इराक में है। कहां है दोस्तों? बगदाद में है पश्चिमी एशियाई आर्थिक समिति का। आप देखिएगा यहां पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 15वां प्रश्न कह रहा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? अब मैं आपको यहां पे एक बात बता दूं, जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, मैंने अभी बताया था एक कार्यपालिका का काम होता है, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, उसमें 15 सदस्य होते हैं कार्यपालिका के, यानी कि सुरक्षा परिषद में। यहाँ पे बात की गई है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना, तो इसमें कितने बस कब हुई थी? 3 अप्रैल 1946 में। कब हुई थी दोस्तों? 3 अप्रैल 1946 में। यहाँ पे एक अगला प्रश्न बन रहा है, वो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों द हैग, यानी कि हैग में स्थित है। और ये कहां पर स्थित है? तो ये दोस्तों नीदरलैंड में स्थित है। कहां है? नीदरलैंड में। आप देखिएगा प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के संविधान में कितने अध्याय व अनुच्छेद हैं? आप देखिएगा दोस्तों, मैं आपको एक प्रश्न कर रहा हूं, वो कमेंट बॉक्स में उत्तर देना। जो भारतीय न्यायालय का संविधान है, जो भारतीय संविधान है, उसमें कितने भाग हैं, वह कितने अनुच्छेद हैं, वह कितनी अनुसूचियां हैं, क्रम वाइज मुझे बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने प्रश्न किया था कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के संविधान में कितने अध्याय व अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों 5 अध्याय हैं, वह 70 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 70 अनुच्छेद, 5 अध्याय। और यहां देखिएगा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 15 है। कितने न्यायाधीश हैं? 15 न्यायाधीश हैं। और एक न्यायाधीश का काल कितना होता है? यानी कि 9 वर्ष। यानी कि कोई भी न्यायाधीश अधिक से अधिक 9 वर्ष तक वहां पर रह सकता है। न्यूनतम का कोई प्रमाण नहीं दिया गया, कभी भी हटाया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं। आप देखिएगा एक ऐसा भारतीय, प्रथम भारतीय न्यायाधीश जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश रहा, डॉक्टर नगेंद्र सिंह। ये एक ऐसे महान न्यायाधीश हुए जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायालय में बैठे और वहां के न्यायाधीश बने। आप देखिएगा प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 17 कह रहा है अंतरराष्ट्रीय न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों जो अंतरराष्ट्रीय न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो कौन कौन करते हैं? एक महासभा और एक सुरक्षा परिषद। दो कौन कौन? एक महासभा और एक सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 15 देशी सदस्य होते हैं। देशी का मतलब 15 देश होते हैं सदस्य के रूप में। और एक महासभा होती है, महासभा होती है जो भी एक संगठन है महासभा का। ये क्या है? मैंने कहा था वो 6 अंग, उन्हीं 6 अंगों में महासभा और सुरक्षा परिषद ये 2 भाग हैं। उन्हीं 6 अंगों के 2 अंग ये पाए जाते हैं और 4 अंग और भी हैं, मैं उनके बारे में बताऊंगा। तो अंतरराष्ट्रीय जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो महासभा तथा सुरक्षा परिषद
करते हैं। अब देखिएगा दोस्तों 18वां प्रश्न क्या कह रहा है। 18वां प्रश्न कह रहा है न्यास परिषद, ये भी न्यास जो परिषद है ये भी तीसरा अंग है किसका, ये तीसरा अंग है किसका दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका तीसरा अंग है न्यास परिषद। तो आप यहां पे देखिएगा 18वां प्रश्न क्या है कि न्यास परिषद का भार किन किन राष्ट्रों को दिया गया है, तो अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। यानी कि न्याय परिषद का काम, न्यास परिषद का काम जो होगा वो अमेरिका करेगी, ब्रिटेन करेगी, ऑस्ट्रेलिया करेगी और न्यूजीलैंड करेगी। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है, प्रश्न नंबर 19 कह रहा है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे हम ILO का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि जिसे हम ILO कहते हैं उसका मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों ये जेनेवा में स्थित है, स्विट्जरलैंड में। यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी, अगले प्रश्न में देखिएगा, मतलब अगला प्रश्न नहीं, इसी में भी एक प्रश्न और बनता है कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का स्थापना कब हुई थी, ILO की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 11 अप्रैल 1919 में। कब हुई थी दोस्तों, 11 अप्रैल 1919 में हुई थी। अब यहां पे मैं आपको बता दूं 1919 में भारत में एक बहुत ही गलत घटना हुई थी, बहुत ही घिनौनी घटना हुई थी जो ब्रिटेन के एक गवर्नर जनरल ने की थी या जनरल ने की थी। उसके नाम बताना, कौन सी ऐसी घटना हुई थी 1919 में जिसके कारण पूरा भारत देश दहल गया था, जिसके कारण देखिएगा, जिसके कारण पूरा भारत देश दहल गया था, जिसके कारण उधम सिंह जैसे क्रांतिकारी ने उसी के वहां घर पर जाकर यानी ब्रिटेन में जाकर के उसे मृत्यु के हवाले उतार दिया था, यानी कि मृत्यु के करीब पहुंचा दिया था, उसे मृत्यु के द्वार पे पहुंचा दिया था। ऐसा कौन सा था, कौन डायर था, यानी कि कौन जनरल था, मैंने बता दिया डायर, लेकिन इसमें बताना कि कौन सी ऐसी घटना हुई थी 1919 में। 1919 में कौन सी घटना हुई थी जिससे पूरा भारत देश दहल गया था। अब देखिएगा दोस्तों अंतरराष्ट्रीय जो श्रम संगठन है उसका उद्देश्य क्या है। भाई मेरे, श्रम संगठन की बात हो रही है तो यहाँ पे काम देखिएगा, जो श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए, श्रम में कौन होते हैं, मजदूर होते हैं, हमारी लेबर वर्ग होता है। तो इस श्रमिक में कहा गया है कि उस समय का एक काम हुआ करता था कि श्रमिक कार्य करता था। मान लो कोई एक काम सुबह से 8 घंटे कर रहा है एक श्रमिक, उससे पैसे उसके काम के अकॉर्डिंग भी 60% नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब श्रमिक की जो पेट होता है, श्रमिक का पेट मतलब कहने का जो श्रमिक का कार्य गृहिणी कार्य होता है वो काम अस्त व्यस्त हो जाता है और वो अपने गृह को अच्छे से नहीं चला पाता, ना वो अपने बच्चों को पढ़ा पाता था, ना अपने बीवी बच्चों के कपड़े यानी कि तन को ढक पाता था। उस समय की सुधार के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मतलब स्थापना हुई थी श्रम संगठन की, जो स्थापना 11 अप्रैल 1919 में हुई थी और ये जेनेवा में स्विट्जरलैंड में हुई थी। इसका मुख्यालय वहां पर है और इसमें इस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में कितने देश सदस्य हैं, तो दोस्तों 186 देश सदस्य हैं। कितने हैं दोस्तों, 186 देश। अब देखिएगा दोस्तों 20वां प्रश्न क्या है और ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, रोम में स्थित है। कहाँ है, रोम में स्थित है, यानी कि इटली में। इटली में ही रोम शहर है जहां पर खाद्य एवं कृषि संगठन है। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात कर रहा हूं। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1945 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 16 अप्रैल 1945 को हुई थी। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था, अब देखिएगा वहां पर मैंने बात की थी 19 में कि श्रम संगठन में वहां पे श्रमिकों की स्थिति के बारे में बात की जा रही थी, यहाँ पे खाद्य एवं कृषि संगठन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे कृषि एवं जो पोषण स्तर में सुधार लाना, यानी कि कुछ लोग ऐसे थे गरीबी हालत में जिन्हें कृषि करने में सक्षम नहीं थे, तो उनकी कृषि को सुधार करने के लिए, स्तर को सुधार करने के लिए उनकी सहायता की जाती थी वहां पे। और पोषण यानी कि जिन लोगों को पोषण प्राप्त नहीं होता, पोषण का मतलब अच्छे से भोजन प्राप्त नहीं होता था, उनके लिए खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा वहां के सदस्यों के द्वारा उन्हें एक मतलब लोन दिया जाता था, जो लोन
यदि कोई भरपाई नहीं कर पा रहा है तो कोई बात नहीं होती थी, वहां से प्रेशर नहीं आता था। जैसे ही भारत के लोग प्रेशर डालते हैं, चाहे केसीसी निकालो या कोई भी लोन ले लो, तो भारत के लोग प्रेशर डालते हैं, लेकिन वहां से कोई प्रेशर नहीं आता था, क्योंकि उनका एक ये संस्था, उनकी एक ऐसी संस्था थी जो कमाते किसी अन्य जरिए से थे लेकिन लुटाते इसी जरिए से थे। यानी कि उनके कमाने का अधिकार किसी अन्य जरिए से था और लुटाने का अधिकार सिर्फ कृषि एवं पोषण स्तर पर सुधार लाने के लिए होता था। इस पर कोई वो मान लो उन्होंने 1 करोड़ रुपए के लिए 1 अरब करोड़ रुपए दिया। भारत में खाद्य एवं कृषि संगठन ने 1 अरब करोड़ रुपए दिया जैसे, और कहा कि भारत देश में कृषि को सुधार करो, कृषि का सुधार करो, पोषण का सुधार करो, तो क्या होता है कि वो 1 अरब करोड़ रुपए भारत देश में आया और भारत देश ने उसे चाहे स्वयं ही खा लिया हो, चाहे स्वयं ही अपने कर्तव्यों में लगा लिया हो, बेशक कृषि एवं पोषण स्तर में सुधार न लाया हो, परंतु खाद्य एवं कृषि संगठन इसके बारे में सिर्फ जानकारी लेगा कि तुमने वो पैसा लगाया या नहीं लगाया, बस इसके अलावा आपसे पैसे वापस नहीं लेगा। अब देखिएगा इस खाद्य एवं कृषि संगठन में कितने देश सदस्य हैं, तो दोस्तों 194 देश ऐसे हैं जिनके उस सदस्यता मिली है खाद्य एवं कृषि संगठन में। दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो एंड होता है। और दोस्तों ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और इस सर्वेश्वर स्टडी चैनल को अपने दोस्तों को भारत देश के कोने कोने में पहुंचाएं। ये सर्वेश्वर स्टडी चैनल सदा आपके साथ खड़ा है, आपके भविष्य के साथ खड़ा है, आपके सहारे के साथ खड़ा है, यानी कि आपको सहारा दे रहा है। आप पढ़िएगा इस पर आकर के और इसे पढ़ करके अपनी जॉब को क्लियर कीजिएगा, अपनी जॉब को प्राप्त कीजिए, जॉब में एक स्थान ग्रहण कीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, भारत देश के लिए भी इतना ही। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जो चला गया है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।